हमारे पाठ का नाम है मनु और हम आज उसके राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि मनु ने आखिर राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या दैवीय सिद्धांत बताए हैं। मनु एक भक्त टाइप का, एक अनुयायी टाइप का व्यक्ति था, तो उसने अपनी जितनी भी पुस्तक है उसके अंदर धर्म, एक धार्मिक व्यक्ति था, उसने धर्म को काफी ज्यादा महत्व दिया है। तो मनु ने दैवीय सिद्धांत के रूप में बताया है कि जो दुनिया जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब वो बहुत ही ज्यादा कठिन था। उस समय ना राज्य था और ना ही राजा थे, ठीक है। उस समय ना राज करने के लिए कोई राजा था, और जब इंसानों ने पनपना शुरू किया तो उस समय अपराध की सीमा बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं था। तो उस समय देवी ने धरती पर एक राजा को भेजा जिसने की सभी चीजों पर रोकथाम लगाई, ठीक है। और उस राजा ने राज्य करना शुरू किया और अपने राज्य का निर्माण किया। तो मनु के अनुसार इस तरह राज्य का निर्माण हुआ। तो राजा के आवश्यक गुण, आखिर उस राजा ने इतना सब कुछ किया तो उसके कुछ गुण भी होने चाहिए, कुछ योग्यता भी होनी चाहिए। तो वो सब क्या थे उसके बारे में हम जानते हैं। पहला पॉइंट है राजा के आवश्यक गुण। मनु ने राजा के आवश्यक गुणों में कहा है कि राजा एक योग्य होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, उसे तीनों वेदों के ज्ञाताओं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो अपने इंद्रियों यानी ज्ञान इंद्रियों, ये जो 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ठीक है, जीव, इन पे पूरी तरह से वश रहना चाहिए उसका। ये ना कि और वो नृत्य हो गया, हंसी मजाक या फिर नाच गाने, वे भोग विलास और मृद कहता हूँ, मद्यपान में, नशे करने में अपना समय ना व्यर्थ करे। राजा योग्य और कुशल होगा तो ही राज्य आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मनु ने अपने राजा की ऐसे करके बहुत से गुण बताए हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। मनु ने ये भी कहा है कि राजा को तीनों ज्ञानों का ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान और भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो मनु ने कहा है अब उसका राजा एक योग्य और प्रशिक्षित होना चाहिए, ठीक है। राज्य और राजनीति में राजा का महत्व, जो राज्य है और क्षेत्र और राजनीति, उसके अंदर राजा का क्या महत्व है। तो मनु ने कहा है कि राजा का जो राज्य की, जब मनु ने साफ तौर पर पहली बार में बताया कि पहले धरती पर राज्य नहीं था, पहले राजा आया और उसने राज्य की स्थापना की। इसका मतलब मनु ने राज्य हो या राजनीति, हर चीज के अंदर राजा का महत्व उच्च रखा है, और ठीक है। तो राजनीति में राजा का महत्व रखते हुए मनु ने कहा है कि राजा को एक कुशल राजनीति होना चाहिए, उसे अर्थ धन एकत्रित करने की ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। राज्य कैसे चलाया जाता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातों का नॉलेज होना चाहिए राजा को, ठीक है। तीसरा पॉइंट मनु ने कहा है राजा के बारे में, राजा का कर्म या कार्य क्षेत्र। अगर कोई राजा है, उसका कार्य क्षेत्र इतना है तो उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, वो राजा क्या क्या कर सकता है। पहला तो मनु ने बताया है प्रजा रक्षण। इसके अंदर जो पब्लिक रहती है, जो जनता रहती है, उसकी प्रजा, राजा को सबसे मूल्य कार्य बताया है मनु ने कि उसे पहले उसकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। विदेशी आक्रमणों से, आपसी विद्रोह से, चोरी से क्योंकि समाज में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे का पैसा चुरा लेते हैं, उनसे अपने प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मतलब प्रजा की तरफ से राजा को कोई भी शिकायत न जाए, इस तरह ख्याल रखना चाहिए। एक पिता जैसे अपने बच्चे को पालता है, उस तरह राजा को अपनी प्रजा को पालना चाहिए, ठीक है। मनु ने राजा को एक पिता के समान ही बताया है। और दूसरा बताया है लोक कल्याण। राजा को समाज में अपने प्रजा के प्रति लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। जैसे कि जहाँ पे सूखा पड़ गया है वहाँ पे करों में छूट देनी चाहिए, नहर खुदवाने चाहिए, तालाब खुदवाने चाहिए, ठीक है। जहाँ पे बाढ़ आ गई है वहाँ पर भी करों में छूट देना चाहिए, करों को कम रखना चाहिए प्रत्येक स्थानों पे, और जहाँ पे ऐसी आपदाएं आ जाए प्राकृतिक, वहाँ पे करों को कम कर देना चाहिए। और बर्बरता पूर्वक किसी से कर ना वसूलना चाहिए, ठीक है। किसी को गाली या अपशब्द नहीं बकना चाहिए। और उसके बाद से कुएं, नदी, तालाब, ऐसी जितनी भी प्रजा के कार्य को आसान करने वाले जितने भी कार्य हैं उन सब का संचालन राजा को करते रहना चाहिए, ठीक है। राजा ने और क्या करना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वहन। प्रशासनिक होता है कानूनी व्यवस्था, ठीक है। राजा ने कहा है कि मनु ने कहा है कि राजा को अपनी कानूनी व्यवस्था को भी सुदृढ़ बना के रखना चाहिए,
क्योंकि समाज के अंदर जो उसके राज्य है उसके अंदर बहुत सारे अपराध भी होते होंगे, ठीक है। कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी को चाकू मार देता है, कोई किसी का सामान चुरा लेता है, ऐसे करके बहुत सारे कारण निकल के आते हैं प्रतिदिन कि राजा के पास ऐसे बहुत सारी शिकायतें भी पहुंचती हैं, ठीक है। तो राजा को उसके लिए एक अलग विभाग बनाना चाहिए, जैसे वर्तमान में पुलिस विभाग है जो कि ये सारा काम करती है, ठीक है। उसी तरह राजा को भी एक अलग विभाग बनाना चाहिए, उसको प्रशासनिक विभाग या कोई सा भी नाम दे सकता है वो, उसका काम हो कि समाज के अंदर से अपराध को खत्म करे, ठीक है। चौथा पॉइंट, अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। राजा को अर्थव्यवस्था यानी धन संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनका संचालन और उसका नियंत्रण करना चाहिए। जैसे कि जो किसान है उनको खेती करने के लिए ऊपर से छूट दिया जाए, उनको अच्छी किस्म की बीज, उच्च किस्म का उर्वरक, अच्छी जगह जहाँ पे जगह खराब हो तो वहाँ पे अच्छी सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। जैसे कि जिस इलाके में पानी ना पहुंचता हो वहाँ पे नहर खुदवा देना चाहिए, ठीक है, वहां तक नहर खुदवा देना चाहिए। राजा को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए व्यापार को भी सुचारू रूप से चलाना चाहिए। अपने राज्य के अंदर तोलने पर जो तोल माप में करते समय जो कमी कर दी जाती है, सामान को 1 किलो खरीदता है तो उसको 700 पकड़ा के भगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। उसके बाद से जो मिलावट है उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। तो राजा को ये सभी कार्य करने चाहिए जो कि उसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए काम में आती है, ठीक है। 5वां पॉइंट बताया है मनु ने राजा के प्रति सामाजिक व्यवस्था का नियंत्रण, नियमन और निर्वहन, यानी समाज की व्यवस्था कैसे चलानी चाहिए। तो मनु ने राजा को कहा है कि उसे समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए एक सामाजिक रूप में सोचना चाहिए, ठीक है। समाज के अंदर क्या हो रहा है उसको समय समय पर जाकर जांचना चाहिए। कुछ उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए जो कि वहां पर जाकर जांच कर सके और बातों को सही पहुंचा सके, ठीक है। और जो अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं उन अधिकारियों की भी समय समय पर जांच करती रहनी चाहिए कि कहीं वो अपने कार्य से, अपने कदम से भटक तो नहीं रहे हैं, या फिर उनके अंदर जैसे क्या होता है कि लोहा रखे रखे कभी कभार लोहा को अगर ऐसे ही रख दो तो अच्छा से अच्छा लोहा भी जंग पकड़ लेता है। वही हाल अधिकारियों का होता है, नौकरी मिलने के बाद भूल जाते हैं कि उनको करना क्या है, ठीक है। तो ऐसी सब कुछ ऐसा कोई भी काम ना हो, इसलिए मनु ने कहा है कि राजा को स्वयं ही ये सब देखना चाहिए। 6वां पॉइंट मनु ने कहा है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था को मनु ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा है। मनु ने कहा है कि जो न्यायाधीश है वो ब्राह्मण होना चाहिए और उसको आंखों में देखकर और व्यक्ति की हरकत और शकल को देख के पता लग जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है, ठीक है। तो मनु ने यहाँ पे न्याय व्यवस्था को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाने की बात की है, क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था सही से नहीं चलेगा तो समाज के अंदर अराजकता फैल जाएगी और लोग राजा के प्रति ही विद्रोह करेंगे। अगर किसी को सही न्याय नहीं मिलेगा तो वो तो विद्रोह करेगा ही, 4 जनों को और लेके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। 7वां पॉइंट है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र, पर यानी पड़ोसी के जो राष्ट्र है ना, ठीक है, उन राष्ट्रों से और अपने राष्ट्रों के बीच में जो संचालन है, जो संबंध है, उनको बनाए रखना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते, इसलिए पड़ोसी के साथ बना के रखना चाहिए। आज हम अपने भारत का दृश्य देख सकते हैं कि हम इधर से बांग्लादेश को शांत करते हैं तो उधर से पाकिस्तान भौंकने लगता है, इधर से पाकिस्तान को शांत करते हैं तो नीचे से श्रीलंका डगरने लगता है, ठीक है। तो उधर से श्रीलंका को शांत करते हैं तो ऊपर से चीन कूदने लगता है। सबका अलग अलग बीमारी है, सब चुट्टा सब हमारे आसपास में ही बसे पड़े हैं और सब हमको इधर से उधर से परेशान करते हैं। हम अपना विकास तो कम कर पाते हैं, उन सब में ही ज्यादा धन और व्यय की खर्च हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मनु ने भी कहा है कि जो परराष्ट्र संबंध है उसको बेहतर तरीके से बना के रखना चाहिए, ठीक है। अगर परराष्ट्र संबंध बेहतर बना रहेगा तो आपका राज्य सुदृढ़ तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्नति करेगा। इसका आज के टाइम में सिंपल उदाहरण देख सकते हैं आप, अमेरिका। क्योंकि ये अमेरिका है, इसके ऊपर कनाडा, नीचे मेक्सिको, दोनों तरफ समुद्र है, दूर दूर तक कोई छेड़ने वाला नहीं है। ऊपर के कनाडा इसकी बात मानता है और नीचे के मेक्सिको भुक्खड़ लोग वो इसी में जाके बसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके विरुद्ध इन दोनों में से कोई भी बकवास नहीं करता है, ठीक है। तो आप उसका लोकेशन देखिए और उसके जो पड़ोसी हैं उनसे उनका संबंध देखिए, इतना बेहतरीन है, ठीक है। वो इसको दबा के रखता है और ये जो लोग हैं ये ऑलरेडी उसके नीचे दबे रहना चाहते हैं, ठीक है। और बगल में इतने बड़े बड़े महासागर है, उनको
तो कोई राज्य है नहीं, जो कि इसके पड़ोसी कोई परेशान करने वाला है नहीं, तो इसको सीमा पर भी इतने ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। आपको तो पता ही है कि सीमा सुरक्षा में सेना को, देश का एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा सेना को देना पड़ता है, तब जाके इस देश की सुरक्षा हो पाती है। ठीक है, तो मनु ने कहा कि परराष्ट्र जो संबंध है उसको विवाह करके और विवाह करके किया जाए, या भेंट देकर, धन देकर, या फिर राजसूय यज्ञ कह रहा हूँ, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, ऐसे यज्ञ करके जो कुछ भी हो सकता है, दान दम दंड भेद, जो कुछ भी आप करना चाहें वो करके आपको परराष्ट्र संबंधों को सुचारू रूप से बनाए रखना चाहिए। ठीक है, मनु ने इसके बाद से एक प्रश्न उठता है जो कि मनु के विरुद्ध आलोचकों ने उठाया है कि क्या राजा निरंकुश है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि मनु ने राजा को इतनी सारी शक्तियां दे दी हैं, ठीक है, हर चीज में राजा को सर्वोपरि रखा है मनु ने। तो ये प्रश्न उठना लाजमी बनता है कि क्या मनु का राजा निरंकुश है, यानी कि क्या उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, वो अपने मन का करेगा। वैसे तो राजा अगर बढ़िया हो तो सारा काम ठीक करेगा, लेकिन अगर राजा ही बकवास निकल गया, बकलोल निकल गया, या फिर मान के चलो कि किसी से मिला हुआ निकल गया, तो क्या करेंगे, कौन उसको रोकेगा अगर वो राजा बन गया तो मनु ने कहा है कि ऐसा नहीं है, मैंने अपने राजा पर भी अंकुश लगाने के कुछ नियम लिखे हैं। तो क्या क्या नियम है? पहला, धर्म का नियंत्रण। मनु ने कहा है कि राजा को धार्मिक होना चाहिए। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं ना, वो दयालु स्वभाव के होते हैं, उनका हृदय थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो वो ऐसा काम थोड़ा करने से पहले 2 बार सोचते हैं, ठीक है। इसीलिए मनु ने कहा है कि वो धार्मिक होना चाहिए। साथ ही साथ कहा है कि वो ब्राह्मण होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें कही है धर्म के नियंत्रण में। मनु ने कहा है जो राजा है उसको धर्म की सहिष्णुता को समझना चाहिए, प्रत्येक धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और सभी धर्म वालों को भी उसका सम्मान करना चाहिए। तो धार्मिक नियंत्रण पहला तो बताया है मनु ने। दूसरी बात बताई है संस्थागत नियंत्रण। मनु ने कहा है कि जो राजा है उसके ऊपर संस्थागत नियंत्रण है, जैसे कि कुछ कार्य ऐसे होंगे राज्य के अंदर, जैसे कि अपने राज्य से दूसरे राज्य में राजदूत भेजना, और दूसरे राज्य के राज्य से अपने राज्य में राजदूत भेजना, ठीक है। ये कार्य दूसरा कि यहाँ से कौन सी बात यहाँ जा रही है और यहाँ की कौन सी बात यहाँ आ रही है, इस बात को। तीसरी बात कि अगर यहाँ पे कोई राजदूत कार्य कर रहा है उसको हटा के दूसरा भेजना हो, ये ऐसी बात, या फिर अपने यहाँ कोई राजदूत कार्य कर रहा हो उसको हटा के कोई दूसरा लगाना हो। तो ऐसे जितनी भी इंपॉर्टेंट बात होते हैं, मसले होते हैं, उसको राजा अकेले डिस्कस नहीं कर सकता। मनु ने कहा है कि उसको डिस्कस करने के लिए मंत्रियों की मंत्रणा चाहिए, मतलब जितने भी मंत्री हैं सभी बैठे होने चाहिए, सबसे बातचीत होगी, उसके बाद से तय किया जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो मनु ने संस्थागत नियंत्रण भी राजा के ऊपर लगाया है, जो कि मंत्री परिषद के द्वारा संभव होता है। तीसरा कारण मनु ने बताया है राजा के लिए दंड विधान। मनु ने कहा है कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा अगर निरंकुश निकल जाता है तो उसके लिए दंड विधान है, उसे भी दंड दिया जाएगा दैवीय रीति रिवाज और नीतियों के द्वारा। अगर एक साधारण व्यक्ति दंड करता है तो उसको एक पग यानी कि एक चाबुक होता है, उससे एक चाबुक मारा जाएगा। लेकिन इतना योग्य, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने काबिल मंत्री होने के बाद भी अगर राजा अयोग्य या निरंकुश हो जाता है तो उसको 100 छड़ी पग यानी कि 100 चाबुक मारा जाएगा, ठीक है। तो उसको भी दंड देने की बात की गई है मनुस्मृति में। राजा का व्यक्तिगत दिनचर्या और प्रशिक्षण, मनु ने इस पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया है कि राजा कोई भी मुंह उठा के आके नहीं बन जाएगा, ठीक है। उसको बनने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। उसकी दिनचर्या यानी कि सुबह से लेकर वो शाम तक क्या करता है, और अगले शाम से लेके फिर अगले सुबह तक वो क्या करता है, ठीक है। इसकी पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए, वो उसके कुछ नियम कानून होने चाहिए, कुछ वसूल होने चाहिए, ठीक है। तो हर चीज की बात की गई है। प्रशिक्षण के मामले में कहा गया है कि वो ज्ञानी होना चाहिए, उसको अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। प्रशिक्षण में और बात किया गया है कि उसको राज्य कैसे चलाना है, परराष्ट्रीय संबंधों को कैसे स्थापित करना है, जितने भी गुण बताए गए हैं कि लोक कल्याण कैसे करना है, प्रजा रक्षण कैसे करना है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे संभालनी है, सामाजिक व्यवस्था कैसे संभालनी है, न्याय कैसे करना है, ठीक है। इन हर कार्यों का उसे एक समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। उसके बाद से जब अगर वो उन सब में सफल हो जाता है तो उसको राजा बनने के योग्य माना जाएगा और उसे राजगद्दी बिठाया जाए। इतना सब कुछ इधर होता ही है कि इतने में आलोचक फिर बीच में कूद पड़ते हैं और अपना बकवास शुरू कर देते हैं। तो एक आलोचक है, कुछ उनमें से एक का पूछना है
कि क्या राजा पर प्रजा का नियंत्रण है। यानी कि जब इतनी बातें, पहले तो वो ये समझाने में थक गया कि राजा मेरा निरंकुश नहीं है, जिसके लिए उसने इतना सब कहा। और जैसे ही उसने इतना सब मनु ने बताया, तुरंत किसी आलोचक ने पूछ दिया कि इसका मतलब तो लगता है कि प्रजा ज्यादा ऊंच है और राजा नीचे है। तो मनु का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मेरे यहाँ पे प्रजा ज्यादा ऊंच है और ना ही मेरे यहाँ पे राजा ज्यादा ऊंच है। मनु ने शक्तियों को दोनों में विकेंद्रीकरण के तहत बांट रखा है, ठीक है। तो जो भी अगर कहीं पर राजा ऊंच है और कहीं पर प्रजा नीचे है, तो कहीं पर प्रजा ऊंची है और राजा नीचे है, ठीक है। तो मनु ने इस व्यवस्था को बहुत बेहतरीन और तरीके से सोच के योजनाबद्ध तरीके से बनाया है। तो मनु का ये जो राजा का दैवीय सिद्धांत था और राज्य की स्थिति, और ये दो प्रमुख आलोचक प्रश्न, इनको ध्यान रख लेना, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।